हेलो बेटा, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 9 के चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका उसके बारे में देखने वाले हैं। होप आपको लेक्चर समझ आएगा बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज वेल एज मेरी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट, तो आप नाम से भी मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो आज की बात करेंगे। हम चैप्टर 5 लेके आए, क्लास 9 का चैप्टर हमारे पास। ये किसका है? क्लास 9 का चैप्टर 5 है। सबसे पहले बेटा हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग परिभाषित करेंगे किसको? कोशिका को। कोशिका मतलब सेल्स। कोशिका किसे कहते हैं बेटा? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखो बेटा, सबसे छोटी जो हमारे पूरी शरीर को बनवाती है, पूरी बॉडी को बनवाती है। यहाँ दो शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं, एक तो है संरचनात्मक और दूसरा है क्रियात्मक। तो ऐसी सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की जो संरचनात्मक है। संरचनात्मक का मतलब होता है कि आपके शरीर को बनाने वाली, संरचना कराने वाली। और दूसरा वर्ड है क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब होता है कार्यों को करवाने वाली। तो ये सबसे छोटी इकाई है जो दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, जिस पर हमारे जीवन का आधार है। पहला संरचनात्मक, दैट इज हमारे बॉडी को बनवाती है, संरचना कराती है हमारे शरीर की। और दूसरा है कार्यों को करवाती है। हमारे शरीर के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो बोलना है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो आंखों को ब्लिंक करने का काम है, छोटे से छोटा काम, हर कार्य को ये करवाती है। अब बात करेंगे कि सबसे पहले जो कोशिका है उसको देखा किसने था? सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से मृत कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था बेटा? रॉबर्ट हुक ने देखा था। 1665 में देखा था। किसने देखा था बेटा? 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा था। और इन्होंने जो पहली मृत कोशिका देखी थी वो कॉर्क की कोशिकाओं को देखा था। कॉर्क जो लकड़ी का टुकड़ा है उसकी उन्होंने कोशिकाओं को देखा था। और उन्होंने उन छोटे छोटे जो 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 कोशिकाएं देखी थी उसके छोटे छोटे जो डब्बे बने हुए थे उनको उन्होंने कहा था कि छोटे कमरे की तरह है। किसकी तरह है? छोटे कमरे की तरह है। और लैटिन भाषा में छोटे कमरे को क्या कहते हैं? छोटे कमरे की तरह है। और इसको कहते हैं कोशिका। छोटे कमरे को क्या कहते हैं? कोशिका। जैसे सेल है वो सेल्यूलर वर्ड से आई है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। तो ये छोटे कमरे की तरह उन्होंने इसको इससे कंपेयर किया था। अब ये तो हुई किसकी कि मृत कोशिका को किसने देखा था। अगर मैं बात करूं किसकी? जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटोन लीeuwenhoek ने देखा था। किसने देखा था बेटा? एंटोन लीeuwenhoek ने देखा था। अब बात करेंगे कि कोशिका का सिद्धांत क्या होता है। कोशिका का सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे। एक का नाम है स्लीडन। क्या नाम है बेटा? स्लीडन। और दूसरे का नाम है स्वान। इन दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने तीन मुख्य बातें बताई थी। तीन इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कहा कि सभी पौधे व जीव, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, कोशिका के बने होते हैं। सभी पौधे और जीव किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। मूलभूत मतलब बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी की, जो हमारे हर चीज़ को, काम को करवाती है और हमारे शरीर के हर पार्ट को बनाती है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि जितनी भी कोशिकाएं वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बनती है, मतलब पहले उनका कोई बेस है, उनसे वो एडवांस होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जीव की कोशिकाएं, जो जीव हैं वो दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब हम इन दोनों में अंतर देखेंगे। देखो बेटा, एक कोशिकीय जीव का मतलब है जो एक ही कोशिका से बने हैं। बहुकोशिकीय का मतलब होता है जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हैं। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, हम वो देखेंगे। पहला डिफरेंस है बेटा, ये एक ही कोशिका से बने होते हैं। जैसे हमने टॉपिक की स्टार्टिंग में कहा कि एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बनते हैं, बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव है उनके सारे के सारे काम, चाहे वो खाने का है, चाहे वो पचाने का या बाहर निकालने का, सांस लेने का, कोई भी काम है वो एक ही कोशिका करती है। जबकि जो बहुकोशिकीय होते हैं उनके विभिन्न कार्यों को, विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के काम हैं उनको करने के लिए, हर एक काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड हमारे पास क्या ऑर्गन बना होता है, दैट इज विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य को करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ कार्य का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि एक ही कोशिका है उसी को सारा काम करना है, तो इसमें कोई भी कोशिका के कार्य का विभाजन नहीं होता। यहाँ पर कार्य का विभाजन होता है, मतलब हर कोशिका को अपना काम करना है। अगर एक कोशिका, अगर हमारा जो हृदय है, जो दिल है हमारा, वो ब्लड को पंप कर रहा है तो वो ब्लड को पंप करेगा, वो मतलब खाना नहीं पचाएगा। मतलब हर एक का अपना काम है कि मेरा ये काम है तो मैं यही करूँगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं करूँगा। तो सबको अपना एक निर्धारित कार्य मिला हुआ है, काम मिला हुआ, उसको करते हैं। जनन एकल कोशिका द्वारा होता है। जो यहाँ पर
क्योंकि जीव हैं तो जीव क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो यहाँ पर एकल कोशिका द्वारा जनन किया जाता है और यहाँ पर विशेष जनन कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जनन कोशिकाएं क्या होती हैं। तो जो मेल फीमेल की जो हमारे जो सेक्स सेल्स होती हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये विशेष कोशिकाएं हैं, विशेष कोशिकाएं इनके जनन में क्या करती हैं, वो भाग लेती हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, इनके आकार की, इनके आयुकाल की बात करेंगे। आयुकाल मतलब कौन कितने समय तक जिंदा है। तो इनका जो आयुकाल होता है किसका, एक कोशिका का, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका आयुकाल कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि इनका आयुकाल कैसा होता है, लंबा होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कौन है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ठीक है, पैरामीशियम, लेशमेनिया और भी बहुत सारे नाम है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमारे पास पादप है, कवक है, जंतु है, ह्यूमन बींग्स, हम सारे किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं। अब दो प्रकार की कोशिकाएं और हमें देखनी है। पहली है प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक। देखो बेटा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रो का मतलब, इस वर्ड में जो ये प्रो है, प्रो का मतलब होता है जो पहले से निर्मित है, जो बहुत पहले से हैं, वो प्रोकैरियोटिक, और जो बाद में एडवांस हुई हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। मतलब इनसे जो ये बनी है, इनका एडवांस वर्जन क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो इनमें हम छोटा सा डिफरेंस देते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है ये आकार में छोटी होती हैं, जो यूकैरियोटिक है ये आकार में बड़ी होती हैं। कोशिकाओं के यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं बेटा, इनका मेन डिफरेंस यही होता है कि इनका जो न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब जो इनका केंद्रक है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं होता कि मैं ये कह दूँ मेरी ये कोशिका और इसका ये केंद्रक है, नहीं। जो प्रोकैरियोटिक है इनमें आप पहचान नहीं सकते कि ये इनका केंद्रक है या नहीं, क्योंकि उनका जो केंद्रक है उसकी न्यूक्लियर झिल्ली नहीं होती। क्या नहीं होती, न्यूक्लियर झिल्ली नहीं होती, वो कोशिका द्रव्य के साथ ही मिक्स हो जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो केंद्रक होता है उसकी एक न्यूक्लियर झिल्ली होती है, और जिससे आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर पाते हैं कि ये कोशिका का केंद्रक है। यहाँ इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। या हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य के साथ ही मिक्स होता है, तो केंद्रक होता ही नहीं है, इसका अनुपस्थित है। यहाँ पर केंद्रक होता है। नेक्स्ट है बेटा, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जब यहाँ पर एक ही कोशिका है तो उसके कोशिका अनुपस्थित होते हैं कोशिकांग, इससे कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो एक कोशिकीय जीव है वो हमेशा, मतलब जो भी यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक हमारे पास जो शेल्स होती हैं वो एक ही कोशिका के जो हमारे जीव होते हैं उनका निर्माण करती हैं, और जो यूकैरियोटिक है वो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कुछ लंबी होती है, कुछ गोल होती है, कुछ घनाभाकार होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। मैंने यहाँ पर दो कोशिकाएं बनाई हैं। ये नर्व सेल है जिसे हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये हमारी बोन सेल है जिसे हम हिंदी में अस्थि कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की, जैसे अगर मैं कहूँ ब्लड सेल में बना दूँ, अगर मैं रक्त कोशिका बनाऊँ तो वैसे ओवल शेप की होती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट ऐड किए हैं इसमें, कि जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है बेटा, वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, जिसकी जो कितनी होती है बेटा, 0.1 एंगस्ट्रॉन होती है। दूसरी नेक्स्ट है सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका है, जिसका हमने अभी क्या देखा था, डायग्राम देखा था, जो कुछ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, जो लगभग 1 मीटर लंबी होती है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। अब कोशिका के भागों के बारे में बात करेंगे। कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो ये है हमारे पास कोशिका। ये क्या है बेटा, ये केंद्रक होता है। क्या होता है ये केंद्रक, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास तीसरा होता है बेटा, ये जो झिल्ली है इसे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 मुख्य भाग है, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पहले हम प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात करें, ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब होता है बेटा कि कुछ चीज़ों को अंदर बाहर कराना, जैसे गैसों का आदान प्रदान कराना, पानी जल को अवशोषित करना या उसको बाहर निकालना, ऐसे कामों को ये करवा लेती है। जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अब हम केंद्रक के बारे में बात करें। केंद्रक, जैसे हमारी बॉडी में हमारे पास ब्रेन होता है, कोशिका के पास क्या होता है बेटा, केंद्रक होता है, जो उसकी सारी क्रियाओं को नियंत्रित रखता है, मतलब उसके सारे कार्यों को देखता है, क्योंकि सारी कोशिका क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे हेड क्वार्टर ऑफ द शेल कहा जाता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने इसे खोजा था। किसको, केंद्रक को खोजा था। डीएनए जो कि
क्रोमोसोम या क्रोमेटिन का बन के धागे से बना होता है उसे रखता है। बिल्कुल डीएनए और क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है उसको कौन रखता है, वो केंद्रक के पास होता है, ठीक है। और यही हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो हमें बताते हैं कि बताते हैं कि कौन के मतलब पेरेंट्स की पहचान करा देते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य की बात करेंगे। कोशिका द्रव्य वह द्रव्य जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। बिल्कुल, तो ये वो द्रव्य है जिसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके दो मेन इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। एक तो होता है विसरण और दूसरा होता है परासरण। विसरण होता है बेटा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या करती हैं, चीज़ें अपने आप गमन करती हैं। और वर्णात्मक जो झिल्ली होती है उसमें जल के अणुओं का द्वारा क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में संभव है। और यह केवल किस में संभव है बेटा, ये द्रव अवस्था में संभव है। ये छोटा सा डिफरेंस है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लें और कर लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट है बाह्य परासरण किसे कहते हैं और अंतः परासरण किसे कहते हैं। बाह्य का मतलब होता है बाहर, जब कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर जाए। देखो बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। तो कोशिका के अंदर से विलायक जब बाहर गमन करता है, बाहर जाता है, तो उसे बाह्य परासरण कहते हैं। और जब कोशिका के बाहर से विलायक अंदर आए तो उसे अंतः परासरण कहते हैं, ठीक है। तो सांद्रता के अनुसार जो विलयन है उसको हम 3 प्रकार के विलयनों में डिवाइड करते हैं। एक होता है समपरासरी विलयन, दूसरा होता है अतिपरासरी और तीसरा होता है अल्पपरासरण, ठीक है। समपरासरी का मतलब होता है जब दोनों तरफ कोशिका के बाहर और अंदर दोनों तरफ समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समपरासरी, ठीक है, सांद्रता समान होती है। अतिपरासरण का मतलब होता है जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, अंदर कम होती है, ठीक है, उसको हम सांद्रता बाहर ज़्यादा अंदर कम हो उसको हम कहते हैं अतिपरासरण। और अल्प का मतलब होता है जब अंदर क्या हो, अंदर ज़्यादा और बाहर कम हो, अंदर ज़्यादा और बाहर कम है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्पपरासरी। इसीलिए कई बार ये कोशिका इतनी ज़्यादा फूल जाती है, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मोटा हो जाता है कि ये फट भी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहते हैं बेटा विलयन के प्रकार थे। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा कोशिकांगों की। किसकी बात करेंगे बेटा, हम कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। तो कोशिकांगों के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, हमें मेनली 6 प्रकार के कोशिकांग पढ़ने जो हमारी कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। पहला हमें पढ़ना है बेटा गोल्जी उपकरण, जिसे गोल्जी अपरेटस कहते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। तीसरा हमें पढ़ना है बेटा अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चौथा पढ़ना है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम को इंग्लिश में भी राइबोसोम कहते हैं। फिर लवक है जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। लाइसोसोम जिसे हम इंग्लिश में भी लाइसोसोम कहते हैं। पहले हम बात करेंगे गोल्जी उपकरण की बात करेंगे बेटा। जो कैमिलियो गोल्जी थे, आप ये छोटी छोटी चीज़ें इनको याद रखना। जो कैमिलियो गोल्जी थे उन्होंने इसको गोल्जी उपकरण को खोजा था, इसलिए उन्होंने अपने नाम से इसका नाम रखा जिसे गोल्जी उपकरण कहते हैं। कैमिलियो गोल्जी ने रखा था। ये लिपिड बनाने में सहायता करता है, हमारी बॉडी में जितना भी लिपिड है उसको बनाने में ये सहायता करता है। यह मेलेनिन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करता है। मेलेनिन क्या होता है बेटा, मेलेनिन एक प्रकार का हमारा हार्मोन है जो क्या करता है, हमारे कलर को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा हमारे शरीर में मेलेनिन का लेवल ज़्यादा होता है हमारा कलर उतना डार्क होता है। और मेलेनिन का मेन फंक्शन एक तो कलर देना और दूसरा ये हमें जो सूर्य की किरणों से बचाता है, जो हार्मफुल किरणें उनसे ये हमें बचाता है। नेक्स्ट है अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में होता है। बिल्कुल, जो प्रोटीन और लिपिड को इकट्ठा करने का काम कहाँ होता है, वो गोल्जी काय में होता है। इन्हें कोशिका के अंदर और बाहर विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है, काफ़ी जगह ये पाया जाता है। गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जो हमारे पास लाइसोसोम होता है उसको कौन बनाता है, वो गोल्जी काय के द्वारा बनाया जाता है। और इसकी यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी सहायता करता है। ये इसके यूजेज है, कार्य हैं और उसके बारे में चीज़ें आप लिख लेना बहुत ध्यान से, इनमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, मतलब ऊर्जा घर भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा हमारी बॉडी में जनरेट होती है, पैदा होती है, वो इसी के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा संचित होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही बनाई जाती है और संचित होती है। 1880 में कॉलिकर ने इसे देखा था, सबसे पहले इन्होंने इसे खोजा था। किसने, कॉलिकर ने। इंपॉर्टेंट जो ये दोनों लाइनें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि हर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है और उनका खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। डीएनए मतलब उनका अपना जेनेटिक मटेरियल खुद का होता है। राइबोसोम क्या होता है, जो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग में, मतलब आपकी
कोशिकाओं के निर्माण में ये हेल्प करता है। तो इसके पास अपना खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है। इसका काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण कराता है, एटीपी के रूप में संचित करता है उसे। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। ये एक एनर्जी, इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है। अब तीसरा हम बात कर रहे हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होते हैं बेटा? ये छोटे छोटे गोल कण के जैसे होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल होते हैं ऐसे, जो जीव के द्रव्य में स्वतंत्र रूप से घूमते, जो लिक्विड है उसमें तैरते रहते हैं। ज़्यादातर ये जो हमारी अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसकी बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं। ये आरएनए व प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि ये आरएनए का और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, मतलब इससे बने होते हैं, निर्माण नहीं करते, उनसे बने होते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की हमने लिखी थी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड लिखी थी, और आरएनए की क्या होती है बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान, बिल्कुल राइबोसोम का के लिए ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन को इकट्ठा करता है, बनाता है, ठीक है। संश्लेषित जो प्रोटीन होता है, मतलब जो इसने प्रोटीन इकट्ठा किया है, वो कोशिकाओं के विभिन्न भागों के में भेजता भी है। ये किसमें भेजता है? अलग अलग पार्ट में ये उसको भेजता भी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहते हैं, और ईआर भी होता है, ठीक है। ये पॉटर, क्लोड और फॉलन, इन तीनों ने इसे खोजा था। ये झिल्ली युक्त नलिकाओं द्वारा शीट के मतलब पूरे विशाल तंत्र जैसा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरा होता है बेटा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी जो अंतर्द्रव्य जालिका है बेटा, ये झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है। चिकन, ठीक है, वसा और लिपिड में बनाने में हेल्प करती है। इनके पास राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये मैंने गलत लिखा है शायद, सॉरी, ये उल्टा लिख दिया है। ये चिकनी के लिए आएगा, ये चिकनी के लिए आएगा, ठीक है, और मतलब स्मूथ के लिए आएगा, और ये रफ के लिए आएगा, मतलब ये खुरदरी के लिए आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये जरा उल्टा होगा, ये खुरदरी के लिए आएगा, ठीक है, मतलब रफ के लिए आएगा, क्योंकि रफ वाले के पास क्या होते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये सिस्टर्नी व नलिकाओं से बना होता है। प्रोटीन को प्रोटीन को संश्लेषण में हेल्प करता है? क्योंकि इनके पास राइबोसोम होता है। राइबोसोम का भी हमने थोड़ी देर पहले कार्य देखा था। मेन काम क्या होता है बेटा? प्रोटीन को संश्लेषित करना होता है। नेक्स्ट पांचवा हमें पढ़ना है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है बेटा? ये पादप, इसे लवक कहते हैं। ये पादप क्योंकि लवक है, इसके लिए ध्यान ये रखना है बेटा कि ये पादप और एल्गी में ही पाया जाता है, काई में पाया जाता है। एल्गी काई होती है, उसी में पाया जाता है। आंतरिक संगठन में झिल्ली की दो परतें होती हैं जो पदार्थ के अंदर धसी होती हैं। इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस वर्ड को याद रखना है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं बेटा, अवर्णी लवक होते हैं, वर्णी लवक होते हैं और हरित लवक, तीन प्रकार के होते हैं। अवर्णी का मतलब जिनके पास कोई कलर नहीं है, सिर्फ सफ़ेद रंग के हैं। ल्यूकोप्लास्ट इनके अंदर होता है। ल्यूको वर्ड का मतलब होता है सफ़ेद। ये कहाँ पाए जाते हैं पौधे में? ये तने और जड़ों में पाए जाते हैं। सफ़ेद रंग का होता है, तने और जड़ों में पाए जाते हैं। दूसरा है वर्णी लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं, और ये लाल भूरे रंग का होता है। ये जड़, तना और पत्ती तीनों में पाए जाते हैं। और तीसरा है हरित लवक। हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। और हरा रंग कहाँ होता है? हम सबको बताइए, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें क्यों मैंने अलग से लिखा? क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सूर्य की ऊर्जा जो होती है उसको ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता देता है हमें, इसलिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये खाना बनाने की प्रक्रिया में हेल्प करता है, इसलिए इसे रसोई घर भी कहा जाता है, ठीक है। अब रिक्तिकाओं की बात करते हैं। रिक्तिकाएं इंपॉर्टेंट है। रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है बेटा, खाली जगह होती है, और जंतु कोशिका से ज़्यादा बड़ी किस्म होती है, पादप कोशिका में होती है, ठीक है। और 90% तक ये जो पादप कोशिका, पौधों की कोशिका, उनको घेर कर रखती हैं। और ये कोशिकाओं के अंदर परासरण दाब का नियंत्रण व पादप कोशिका के अपशिष्ट उपापचयी पदार्थ को इकट्ठा करती है, मतलब जो अपचित पदार्थ उसको इकट्ठा कर लेती हैं। लास्ट हमें इसमें पढ़ना है लाइजोसोम। क्या पढ़ना है बेटा? लाइजोसोम। लाइजोसोम का आकार निश्चित नहीं होता। इनका कार्य, इंपॉर्टेंट काम क्या है? कोशिका को साफ करने का कार्य होता है। साफ करने का मतलब होता है बेटा, हमारे शरीर में जितनी भी मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, जो डेड शेल्स होती हैं, उनको हमारे शरीर से ये बाहर कर देता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसे क्या कहते हैं? इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये उपापचय प्रक्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है, मतलब जब चीज़ें बनती हैं तो कुछ चीज़ें टूटती भी हैं, तो उस केस में क्या करता है? लाइसोसोम की पुटिका फट जाती है और एंजाइम स्रावित होती हैं और उनकी अपनी कोशिकाओं को भी पाचित कर लेता है। मतलब ये खुद की कोशिकाएं भी जब ओल्ड हो जाती हैं तो उनको भी क्या करता है? ये
मतलब पाचित कर लेता है, मतलब उनको खा लेता है, तो अपनी ही कोशिकाओं को मार देता है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 5 था बेटा, कोशिका वाला कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको समझाया। इसके छोटे छोटे नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिए, तो इनको आप अपनी कॉपी में कर लें और अच्छे से इसको अपनी कॉपी में कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। थैंक यू फॉर द क्लास।